बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएच, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएच क्या होती है। पीएच एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक मीन तेजाबियत और बेसिक मीन हसासियत। यानी किसी सॉल्यूशन की तेजाबियत और हसासियत को बताने के लिए पीएच इस्तेमाल होती है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करें तो अगर हमने किसी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में मौजूद जितने हाइड्रोजन आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग पीएच कहलाता है। पीएच को मेजर करने के लिए एक पैमाना इस्तेमाल होता है जिसे पीएच स्केल का नाम दिया जाता है। इस पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच 0 से लेकर 6 के दरमियान हो वो सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होते हैं। वो सॉल्यूशंस जिनकी पीएच 8 से लेकर 14 तक हो वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 हो वो न्यूट्रल होते हैं। अब हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की पीएच डिफरेंट होती है। जैसे स्टमक की अपनी पीएच होगी, इंटेस्टाइन की अपनी पीएच होगी, ब्लड की अपनी पीएच होगी। फॉर एग्जांपल ब्लड की पीएच की बात करें तो हमारे ब्लड की पीएच 7.35 होती है जो न्यूट्रल है, स्लाइटली बेसिक की तरफ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पीएच को मेजर करने के लिए, पीएच को मालूम करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। उन केमिकल्स को पीएच इंडिकेटर्स का नाम दिया जाता है। ये पीएच इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तीन टाइप्स के पीएच इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं: एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम एसिड या बेस में डालें तो ये अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। मिसाल के तौर पे मिथाइल ऑरेंज एक एसिड बेस इंडिकेटर है। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला जाता है तो ये रेड कलर देता है, और जब मिथाइल ऑरेंज को बेस में डाला जाता है तो ये येलो कलर देता है। फिनोल्फथालीन की बात करें तो फिनोल्फथालीन एसिड में कोई कलर नहीं देता और अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर पे एसिड का इफेक्ट होता है। एसिड लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है? तो फॉर एग्जांपल जब हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो हम अगर लिटमस को मिसाल के तौर पे एसिड पर डिप करते हैं तो लिटमस पेपर का जो कलर आता है उसे हम इस स्केल के कलर के साथ मैच करते हैं। लिटमस पेपर का कलर पीएच स्केल के ऊपर जिस कलर से मैच कर जाए उस सॉल्यूशन की पीएच उतनी होती है। सेकेंड टाइप के इंडिकेटर्स में रिडॉक्स इंडिकेटर्स आते हैं। अब रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडॉक्स दो लफ्जों से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है। और ऑक्सीडेशन में किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होती है। तो रिडॉक्स इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के दौरान अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि रिएक्शन के किस पॉइंट पे ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पॉइंट पे रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्लू की बात करें तो रिएक्शंस के दौरान अगर रिडक्शन हो रही होगी तो मिथाइल ब्लू का कलर कलरलेस हो जाएगा, लेकिन जब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी तो मिथाइल ब्लू अपना ब्लू कलर अटेन कर लेगा। तीसरी टाइप के इंडिकेटर्स प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी रिएक्शन के दौरान में दानेदार या सॉलिड पार्टिकल्स बनके उस सॉल्यूशन की तह में बैठ जाते हैं। उन दानेदार पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कहा जाता है और ऐसे रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहा जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दौरान अपना कलर चेंज करके हमें एसिड बेस के बारे में बताते हैं, उन इंडिकेटर्स को प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल रेड। फिनॉल रेड अगर ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिसकी पीएच 6.8 से कम हो। 6.8 से कम पीएच का मतलब है कि सॉल्यूशन एसिडिक हो, तो फिनॉल रेड येलो कलर देगा। लेकिन अगर फिनॉल रेड को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिसकी पीएच 7.4 से ज़्यादा हो, तो 7.4 से ज़्यादा पीएच का मतलब है कि सॉल्यूशन बेसिक है, तो फिनॉल रेड बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। अब पीएच के कुछ एप्लीकेशंस होती हैं फार्मेसी के अंदर। सबसे पहले तो अगर हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन दिया गया है तो अननोन सॉल्यूशन को हम पीएच मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म बनाते हुए हम उसकी पीएच चेक करते हैं, जैसे सिरप, एयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, नेट सेल प्रेपरेशंस। इन सब डोजेज फॉर्म की प्रेपरेशन करने के दौरान हम उसकी पीएच का खास ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं तो हम आई ड्रॉप्स बनाते हुए उतनी पीएच उसकी रखेंगे जो आगे जाके हमारी आंखों को इफेक्ट ना करे।
नेक्स्ट बफर आ जाते हैं। बफर ऐसे सॉल्यूशन हैं जो किसी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। डेट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच। रेजिस्ट का मतलब मज़ाहमत करना, रोकना। यानी बफर अगर हमने किसी सॉल्यूशन में डाला है और बाद में उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस डाल दिया है, तो वो बफर उस सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देगा। जैसे कि सामने डायग्राम में बताया गया है, दो बीकर लिए गए हैं, एक में वाटर है और एक में बफर है। अगर हम वाटर वाले बीकर में एसिड डालेंगे तो उसकी पीएच कम हो जाएगी, और अगर हम वाटर वाले बीकर में बेस डालेंगे तो उसकी पीएच ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वो बीकर जिसमें हमने बफर सॉल्यूशन लिया है, उसमें हम अगर एसिड को डाल लें तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर हम उसको उसमें बेस डाल दें तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी बफर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को मेंटेन रखते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते। अब फार्मेसी में पीएच इंडिके बफर्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म की पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सिरप वगैरह, ऑइंटमेंट्स वगैरह, आई ड्रॉप्स वगैरह, एयर ड्रॉप्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम उसमें बफर डाल देते हैं ताकि बाद में किसी रिएक्शंस की वजह से, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उसकी पीएच चेंज ना हो। इसके अलावा फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान भी बफर का इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें ग्लूकोज से अल्कोहल को तैयार किया जाता है, तो इस प्रोसेस में भी पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। अब होमोजेनस मिक्सचर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, मैं एक ग्लास में पानी लेती हूँ और उसमें नमक को मिक्स कर देती हूँ, तो पानी लिक्विड फॉर्म में था, नमक सॉलिड फॉर्म में था। लेकिन जब दोनों को मैंने मिक्स किया तो नमक ने भी पानी की स्टेट इख्तियार कर ली, यानी वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इस तरह के मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का लार्ज पोर्शन होता है और ये अपने अंदर किसी दूसरी चीज को डिसॉल्व करता है, और सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का स्मॉल पोर्शन होता है और ये सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक और पानी की मिसाल ली जाए, तो पानी में जब नमक को हल किया गया तो पानी लार्ज अमाउंट में था, और इसने अपने अंदर नमक को ऐड किया, अपने अंदर नमक को हल किया, तो पानी सॉल्वेंट हुआ। जबकि नमक स्मॉल अमाउंट में था और वो पानी में हल हुआ, इसलिए नमक सोल्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सोल्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है जितनी हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर होती है। अब हमारे बॉडी फ्लूइड या सेल्स जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्ट की उतनी ही कंसंट्रेशन होती है जितनी हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, 0.9% नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आते हैं। हाइपर का मतलब होता है हाई और टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। यानी ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉडी सेल्स। इसका मतलब है कि इन सॉल्यूशंस के अंदर पानी कम होगा, सॉल्ट ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लो, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि बॉडी सेल या बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है सेल सॉल्ट। यानी कि सॉल्यूशन और सेल के दोनों में सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, इसका मतलब है वाटर की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। तो जितना वाटर बाहर होगा उतना ही अंदर होगा, तो ना ज़्यादा वाटर बाहर मूव करेगा ना अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें, हाइपो का मतलब होता है लो, टॉनिक मीन्स सॉल्ट। यानी सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और सेल में ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी सेल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। जब पानी सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल फूल जाएगा और एट द एंड सेल बस्ट कर जाएगा, और सेल के बस्ट करने को लाइसिस कहते हैं। और अगर ये ब्लड सेल बस्ट करेंगे तो ब्लड सेल के फटने को हीमोलाइसिस कहा जाता है।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो हाइपर का मतलब होता है हाई और टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा, और सेल के अंदर सॉल्ट कम होंगे और पानी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि पानी हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो सेल से पानी सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, और सेल के श्रिंक करने को क्रीनेशन कहा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की फार्मेसी में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सॉल्ट हो गए, वाटर हो गए, इनके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को जख्म को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का नाक बंद हो तो नेजल वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है कि अगर हम बॉडी के किसी सेल की, किसी फ्लूइड के एक्सपेरिमेंट के लिए उसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉडी को निकाल रहे हैं, तो हम उस सेल को या फ्लूइड को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्ट की उतनी ही कंसंट्रेशन होती है जितनी बॉडी के सेल्स की होती है। तो जब हम बॉडी के सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ना तो ज़्यादा पानी सेल से बाहर निकलेगा और ना ही ज़्यादा पानी सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर उस सॉल्ट की, उस वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर यही सॉल्यूशन सेल हम फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखें, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से सेल श्रिंक कर जाएगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से सेल बर्स्ट कर जाएगा। इस वजह से फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जब भी हम बॉडी से सेल को निकालते हैं तो हम उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ताकि सेल ना तो बस्ट करे और ना ही श्रिंक करे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस टर्म है वो है एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई मॉलिक्यूल सॉलिड या लिक्विड की सतह के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक एड्सॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब होना, जबकि एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सतह के ऊपर जमा होना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉलिड सरफेस दी गई है। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस या वाटर के मॉलिक्यूल जब आते हैं तो वो उसकी सतह के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तह में जज्ब नहीं होते। तो सतह पे जमा होने के प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन की दो टाइप्स होती हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल दो सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर के अंदर सॉलिड सरफेस ली गई है और एक सिलेंडर के अंदर लिक्विड लिया गया है। सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते करते सॉलिड और लिक्विड की सरफेस के ऊपर आके जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें जस्ट नहीं होते। तो सतह के ऊपर मॉलिक्यूल्स के आगे जमा होने को, अकोमुलेट होने को एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन की टाइप में पहली टाइप होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस के ऊपर जमा होते हैं, लेकिन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी ड्रग को स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन के ऊपर जो ड्रग अकोमुलेट होती है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे एनिमेशन में नीचे सॉलिड सरफेस है और गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते करते सॉलिड सरफेस के ऊपर आके जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल और सॉलिड के दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, वो सिर्फ आके जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह के एड्सॉर्प्शन को फिजिकल एड्सॉर्प्शन का नाम दिया जाता है। सेकेंड टाइप की एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है। केमिकल एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना। जब लोहे को जंग लगता है तब होता कुछ यूं है कि हवा में जो नमी मौजूद होती है, उस नमी की मौजूदगी में हवा में मौजूद ऑक्सीजन आके आयरन के ऊपर यानी लोहे के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाती है और आयरन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन आयरन की सतह के ऊपर जमा हो जाती है और लोहे को जंग लग जाता है। इस तरह की एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन कहलाती है। दूसरी इसकी मिसाल होती है हाइड्रोजन का प्लाटिनम के ऊपर जमा होना। अब जब हाइड्रोजन प्लाटिनम के ऊपर जमा होते हैं तो एनिमेशन के अंदर नीचे प्लैटिनम है और ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन की
स्टेट में होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड को तोड़ देंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे और हाइड्रोजन और प्लैटिनम का बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह के बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन एटम प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह के एड्सॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन का नाम दिया जाता है।